हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पार्ट 2। कल हमने पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे पार्ट 2, पढ़ेंगे पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देखे, तभी आपको पार्ट 2 है वो समझ आएगा। तो चलो चलते हैं। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था ये सारी चीजें। आज चालू करेंगे हम यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और संयोजन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहती है? जोड़ अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो इसके अंदर क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो कल मैंने बताया था आपको अभिकारक किस साइड की होती है? इस साइड के ये क्या होती है? हमारे अभिकारक। जो बाईं ओर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? अभिकारक। और जो दाईं ओर हमारे इस तीर के जो सामने बनते हैं ये क्या होते हैं? हमारे उत्पाद। ये मैंने कल आपको बताया था, आज और बता देता हूं। तो इसके अंदर लेते हैं, देखो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में लेते हैं हम एक बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हमारा एक बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूने से क्या करेंगे हम? बुझे हुए चूने का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो देखो बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड लिया और क्या लिया हमने? जल लिया। तो में किसका निर्माण हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका निर्माण हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। नोट ये भी पढ़ो कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग किसमें करते हैं हम? दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं। किसका उपयोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को पहचानने का यही तरीका है कि इसके अंदर क्या होगा? उत्पाद ये हमारा क्या बनेगा? एक उत्पाद। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद है वो क्या बनेगा? एक उत्पाद बनेगा। एक उत्पाद बनेगा। वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा कि दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक है वो क्यों आती है? कि दीवारों पर जैसे हम क्या करते हैं? कलर करते हैं, तो उसके 2-3 दिन बाद क्या आती है? हमारी चमक आती है। तो वो किस तरीके से देखते हैं कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या करता है? वायु में उपस्थित है। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि हमारा एक बुझा हुआ चूना है। ये बुझा हुआ चूना क्या करेगा? धीमी गति से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। यही तो लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में धीमी गति से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके दीवारों पर किसका निर्माण कर देगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, जो क्या है एक तरह की पतली चमकीली परत बना देता है। और ये चूंकि यह सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करता है? पतली परत का निर्माण कर देता है। अतः 2 से 3 दिन बाद दीवारों पर चमक है वो आ जाती है। तो इसके अंदर क्या है? हमने लिया बुझा हुआ चूना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करेगा? धीमी गति से अभिक्रिया करेगा। और धीमी गति से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। और क्या करेगा? जल का निर्माण करेगा। तो इसी तरह हमारी दीवारों पर क्या चमक आती है? 2-3 दिन बाद में। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ताप, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? एक अभिकारक क्या है? एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने क्या लिया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा एक अभिकारक है। क्या है? एक अभिकारक। ये क्या करेगा? एक अभिकारक टूटकर एक तो हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो वियोजन अभिक्रिया वो क्या है? संयोजन के विपरीत है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या थी हमारी? देखो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पहचानने का आपको एक बताता हूं फॉर्मूला
कि संयोजन अभिक्रिया में था, इसमें था कि क्या बनता था, एक उत्पाद था। क्या किसका निर्माण होता था, एक उत्पाद का। जिस भी अभिक्रिया में एक उत्पाद का निर्माण होता है वो हमारी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एक अभिकारक होता है। क्या होता है, एक ही अभिकारक होता है। वो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद निर्माण करता है। तो ये देखो इसमें एक अभिकारक है और इसने उत्पाद है वो निर्माण किया है। तो आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया। तो देखो पहली होती है ताप अपघटन, इसको ताप अपघटन कहते हो या उसमें वियोजन अभिक्रिया कह दो। उसके बाद में विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद में पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार पढ़ेंगे हम तापीय अपघटन या उसमें वियोजन अभिक्रिया, कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह क्या कर लेता है, उष्मा को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। क्या करता है, सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, देखो इसके अंदर देखो हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा। ये तो टूट जाए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या किया, उष्मा को अवशोषित कर लिया। उष्मा को अवशोषित करके इसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तापीय अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद में देखते हैं ये हमारी ये विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, कि जब किसी पदार्थ की द्रव्य अवस्था में, कौन सी अवस्था, द्रव्य अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा। क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो वह सरल अणुओं में क्या हो जाती है, सरल अणुओं में टूट जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लो H2 जल लिया, उसके अंदर हमने क्या कराई, धारा प्रवाहित कराई, तो ये दोनों में क्या हुआ, अलग अलग टूट गया। क्या आएगा, इसके अंदर करंट आएगा। चलो आगे देखते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कि प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकी प्रकाश विकिरणों को क्या कर लेता है, जब वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और सरल अणुओं में क्या होता है, वो टूट जाता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे हमने लिया एक सिल्वर ब्रोमाइड लिया, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करेंगे, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रकाश की विकिरणों को क्या कर लेगा, अवशोषण करेगा। अवशोषण करके क्या करेगा, एक तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो आगे देखो कि इस अभिक्रिया का उपयोग, सिल्वर ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। आपको छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी का उपयोग किस में किया जाता है। ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग है वो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। आगे देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कम अभिक्रियाशील तत्व को अपनी जगह से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब धकेल देता है, निकाल देता है उसको। तो देखो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया कॉपर सल्फेट और लिया हमने आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन लिया। तो ये क्या है, आयरन, ये आयरन है, क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, अधिक अभिक्रियाशील तत्व और कम अभिक्रियाशील तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कॉपर सल्फेट और आयरन दोनों क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो ये क्या है, ये आयरन है हमारा, क्या है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। तो कॉपर को क्या करेगा, ये बाहर निकाल देगा, क्योंकि कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील तत्व है, जबकि आयरन है वो सल्फेट के साथ में जल्दी अभिक्रिया करता है। तो ये हमारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर है वो बाहर निकल गया। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या मिला हमको, कि उपरोक्त अभिक्रिया में आयरन है जो क्या है, एक अधिक सक्रिय धातु, क्या है, अधिक सक्रिय धातु है। कॉपर सल्फेट में उपस्थित कम सक्रिय धातु कॉपर है वो कम सक्रिय धातु को क्या कर देता है, अपनी जगह से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर उसका स्थान ले लेती है, जिसका आयरन सल्फेट का क्या होता है, हमारा निर्माण होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे देखो
आगे पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब अभिकारक कौन सी होती है? अभिकारक ये होते हैं हमारे, जो हमारे बाई साइड होते हैं, मेरे क्या होते हैं? अभिकारक है। इन अभिकारकों में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे देखो इसमें लिखा है, ये देखो जैसे यहाँ सोडियम था, जैसे यहाँ हमारा बेरिलियम था, बेरिलियम कहां जाएगा? देखो ये आ गया हमारा सल्फेट के साथ में, जैसे ये देखो बेरिलियम था, ये कहाँ आ गया हमारा? सल्फेट के साथ में। तो आप देख सकते हो ये रहा यहाँ बेरिलियम सल्फेट। और सोडियम था, वो किसके साथ में आ गया? सोडियम और क्लोरीन ये साथ में आ गया। तो आप इधर देख सकते थे, ये रहा क्लोरीन के साथ में। तो इन्होंने क्या किया? आयनों का आपस में आदान प्रदान किया कि भाई मैं तेरी जगह आ जाता हूं, तू मेरी जगह आ जाना। तो ये क्या होती है? हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके साथ में पढ़ेंगे हम अवक्षेप अभिक्रिया। से आप क्या समझते हैं कि अवक्षेप अभिक्रिया क्या होती है? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। इसका मतलब होता है वो जल के अंदर क्या नहीं होगा? घुलेगा नहीं, तथा अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाता है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पदार्थ है वो पानी में घुलनशील नहीं होगा, वो क्या है? नीचे चला जाएगा। तो वह हमारी कैसी अभिक्रिया कहलाती है? अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने लिया इधर बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया, तो इसके अंदर हमें यह अभिक्रिया करें क्या प्राप्त होगा? बेरिलियम सल्फेट है, ये क्या है? कि सफेद अवक्षेप है, जो क्या पानी में घुलनशील नहीं है। और क्या प्राप्त होगा हमें? एक सोडियम क्लोरीन। तो अवक्षेप अभिक्रिया समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कि उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो क्या होती है? तो चलो देखते हैं। पहले देखेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण होता है, वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे मैंने पहले बताया था मैंने कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे या क्या करेगा? उष्मा को अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? उष्मा को अवशोषित कर लेगा। और किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये क्या होगी? हमारी उष्मा शोषी। उष्मा शोषी से पता चल रहा है कि उष्मा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद में देखती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उष्मा का उत्सर्जन होता है, वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है? हमारी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने लिया, इसमें देखो, जैसे मैंने लिया एक तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया प्लस हमारे हमने लिया इधर पानी लिया, H2O लिया, इधर H2O क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या लिया हमने? H2O लिया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ में उत्पाद में क्या निकला? हमारी उष्मा निकलती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, वो हमारी कैसी अभिक्रिया कहलाती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने एक क्या लिया इधर? गिलास लिया। ये गिलास किसका है? जैसे मान लो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हमारा पानी भरा हुआ है इस गिलास के अंदर। ये बुला लिया पानी। अब क्या करेंगे? इसके अंदर ये हमारा है जल, और ये गिलास किसका है? ये गिलास है मान लो कांच का गिलास है। अब क्या करेंगे? इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड क्या हमारा? एक बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। अब क्या करेंगे? इस जल के अंदर हम डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हमारा बिना बुझा हुआ चूना है। कि मान लो इसके अंदर मैंने डाला बिना बुझा हुआ चूना, डाला इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड, ये डाला। अब क्या हम क्या पाएंगे? अब एक तो हमारा देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? इसके अंदर ये जलीय विलीन है, उसका निर्माण हो जाएगा। और अब देखो इसके अंदर जब भी आप उस गिलास के हाथ लगाओगे तो वो गिलास क्या मिलेगा? गर्म मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब गर्म मिलेगा, तो इसका हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या निकल रही है? उष्मा वो निकल रही है। तो इस उदाहरण से आपको समझ आया होगा कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। अगला चलते हैं। अगला हमारा शोषण एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कि शोषण एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए कैसे। अब देखो कि शोषण के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या प्राप्त होता है? हमें ग्लूकोज।
अब ग्लूकोज क्या करता है, वायु में उपस्थित क्या हमारी ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन से संयुक्त है, संयुक्त होकर वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा, जल बनाने के साथ साथ किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का, ऊर्जा के रूप में क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसी से तुम्हें ऊर्जा मिलती है। जैसे देखो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ये अभिक्रिया करके क्या क्या प्राप्त करेगा, में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करेगा, और एक जल प्राप्त करेगा, और एक क्या प्राप्त करेगा, ऊर्जा में प्राप्त करेगा। तो कैसी अभिक्रिया होगी, एक श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये भी आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम कि उपचयन, उपचयन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया, कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अपचयन उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहला देखते हैं हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, मतलब ऑक्सीजन तो क्या होती है, जुड़ती है, या ऑक्सीजन तो जुड़ती है, या क्या होता है, संयोग होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन, मतलब हाइड्रोजन है वो क्या होती है, निकलती है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी हमारी, ऑक्सीकरण, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, तथा हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, वो हमारी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन कह दो या ऑक्सीकरण कह दो। जैसे ऑक्सीकरण से नाम याद आएगी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, उपचयन। जैसे यहाँ देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, इन दोनों का सहयोग हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इनमें ऑक्सीजन का सहयोग, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, उपचयन अभिक्रिया। अब इसमें देख लो हाइड्रोजन और सल्फर है, तो इसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, त्याग हुआ। हाइड्रोजन का त्याग होना, हाइड्रोजन का निकलना कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया, कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, क्या है, किसी तत्व या यौगिक के साथ में हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग। अब क्या हो रहा है इसमें, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है, जुड़ना, मतलब हाइड्रोजन की क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है, जबकि ऑक्सीजन की क्या होती है, इसमें कमी होती है। हाइड्रोजन का सहयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। वैसे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन है, इन दोनों का क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक उत्पाद का निर्माण हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, हमारा सहयोग हुआ। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ ले लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी, मैग्नीशियम अलग हो गया और ऑक्सीजन वो अलग निकल गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या है, त्याग हो गया, ऑक्सीजन निकल गई ना, ये ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या हो रहा हो, उपचयन या ऑक्सीकरण, तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। या ऐसे भी कह सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन क्या होता है, साथ साथ चलते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आप ये अभिक्रिया भी लिख सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन साथ साथ चलते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स, इसके उदाहरण देखते हैं, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया के। जैसे मान लो एक साइड हमने लिया अभिकारक में कॉपर, एक साइड क्या हमारा, कॉपर, एक साइड है हमारा, देखो थोड़ा मार्कर चेक कर लेता हूं, एक साइड हमारा कॉपर ऑक्साइड और एक साइड क्या हमारा हाइड्रोजन। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब देखो अभिक्रिया में क्या होता है,
इस साइड देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड इसके साथ में है, तो इधर क्या हुआ देखो, अभिकारक में जाते ही ऑक्सीजन का क्या हुआ, निष्कासन हुआ। इसका मतलब ये ऑक्सीजन क्या हमारी निकल गई। ऑक्सीजन का निकलना मतलब उपचयन। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में तो हाइड्रोजन का क्या होता है, सहयोग होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन। तो यहाँ देख लो ऑक्सीजन निकल रही है, ये कॉपर ऑक्साइड था और उत्पाद में ऑक्सीजन है, वो हमारी क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अपचयन हो जाएगा। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन के साथ में किसका वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उपचयन। आगे देखते हैं, आगे जैसे इस साइड लिया हमने जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, तो ये जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा निष्कासन। जैसे ऑक्सीजन निकलती है तो ये कौन सी हो गई, अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ये क्या होगी हमारी ऑक्सीकरण या उपचयन। उसके बाद में ये और देख लेते हैं, इसके अंदर देखो, ये देखो इसके अंदर क्या ऑक्सीजन का क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, ये क्या हो जाएगी हमारी अपचयन। और इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड हमारा देखो हाइड्रोजन है, वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो ये हाइड्रोजन इसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, ये क्या हो जाएगा हमारा उपचयन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, कि उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या क्या होते हैं। उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखेंगे, संसारण देखेंगे और विकृत गंधिता देखेंगे। तो संसारण देखते हैं, संसारण क्या होता है कि धातुओं की सतह का वायु या नमी या रसायनों आदि के प्रभाव से क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, नष्ट होना क्या है, संसारण कहलाता है। कि धातु की सतह का वायु नमी या रसायन आदि के प्रभाव से धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी संसारण कहलाती है। जैसे क्या होती है, लोहे पर कैसी परत जमती है, भूरे रंग की परत, कॉपर पर कैसी परत चढ़ती है, हरे रंग की परत, और सिल्वर मतलब चांदी, चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ती है, तो वो चढ़ती है काली कलर की परत चढ़ती है। तो जिसके ऊपर चढ़ती है वो कैसा हो जाएगा, हमारा संसारण हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है कि तेलीय अथवा वसा युक्त खाद्य पदार्थ, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन के कारण, उपचयन के कारण मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण इनके रंग, गंध और स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वो क्या कहलाता है, हमारा विकृत गंधिता कहलाती है। अब देखेंगे विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, कि विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या उपाय है। जैसे खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें उपचयन को क्या करते हैं, उपचयन पर नियंत्रण करना जरूरी है, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय है। तो देखो उपाय देखते हैं विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या है। कि खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में पैक करना। जैसे मान लो कुछ पदार्थ है, जैसे मान लो कोई अचार है, एक डब्बे में क्या पड़ा है, अचार है, वो अचार एकदम क्या पड़ा है, इसके अंदर तेल है, ये अचार की क्या है, कापिया मान लो अचार है, ये अचार केरी का अचार है। अब केरी का अचार मान लो आप घर में देखते हो कि क्या होता है, कई बार है उसमें तेल की कमी आ जाती है, तो वो मान लो कोई केरी है, वो क्या थोड़ी ऊपर रह जाती है, उसके ऊपर देखते हो कि भूरे भूरे कलर की उसके ऊपर फफूंद सी आ जाती है। तो वो क्या करती है कि वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में पके हुए भोजन को कम ताप पर नियंत्रण कर, कम ताप पर रेफ्रिजरेटर में फ्रीज में रखना। और चिप्स का उपचयन रोकने हेतु चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, जो क्या है कम सक्रिय गैस है, भर दी जाती है, ताकि चिप्स का क्या ना हो, उपचयन नहीं हो। जैसे आप कुरकुरे वगैरह लाते हो दुकानों से, तो कुरकुरे वगैरह लाते हो तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, उसके अंदर चिप्स तो निकलती है कोई 4-5, और उसके अंदर गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो पदार्थ वो तेल से बने होते हैं, ताकि वो खराब ना हो। क्योंकि अगर किसी चिप्स में से क्या है हवा वगैरह निकल जाती है तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या है खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेती है, वो हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। उसके बाद में कुछ प्रश्न है इधर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में पूछे गए है, ये 2012 में
कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की उसमें वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया बताई, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद में आप इधर देख लो ना कि संतुलित कीजिए रासायनिक कुछ समीकरण है वो 2012 में संतुलित करने के बारे में पूछा है। संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, कोयले के दहन की अभिक्रिया लिखिए। ये प्रश्न आप देख लेना, ये पीडीएफ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। और ये भी 2015 में, 2016 में और 2016 पूर्व परीक्षा और 2017 तक पूछा है। अब बच्चे कौन से बच्चे 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, 1 2 3 4 5, मतलब 5 सालों के पेपर है वो। कभी मैं फर्स्ट ये जो प्रथम पार्ट है इसके मैं कभी आपके लिए लेके आऊंगा, पर पूरे पार्ट होंगे विज्ञान के जितने भी पार्ट है उसके सारों के मैं क्या पूरे प्रश्न लेके आऊंगा आज तक जितने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न आए हुए हैं। तो इसी के साथ में हमारा अध्याय क्या होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपको कैसा लगा?